नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सनसनीखेज खुलासा जिसे देखकर खुद आशाराम के भक्तों की आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। आशाराम झूठे हैं, आशाराम पाखंडी हैं। ये इल्जाम आशाराम पर जोधपुर पुलिस के साथ साथ गुजरात पुलिस भी लगाती रही है। लेकिन ये पहली बार है कि जब हम आपको आशाराम के महापाखंड का सबूत पेश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अब तक अपने भक्तों को धोखा देते आ रहे आशाराम ने इस बार जोधपुर पुलिस समेत कानून को भी धोखा दिया है। आइए दिखाते हैं ऑपरेशन महापाखंड। आज आसाराम राम राम चिल्लाएगा। आसाराम के भक्तों का अपने भगवान से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि आज इंडिया न्यूज पर खुलेगा आसाराम के महापाखंड का महाराज। जेल में बंद आसाराम का पहला स्टिंग ऑपरेशन। अस्पताल में कैसे बैठकर कानून, पुलिस, भक्तों, देश सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है आसाराम। इंडिया न्यूज के 3 रिपोर्टर्स ने 72 घंटे तक अस्पताल में देखा आसाराम की मस्ती का पूरा खेल। 120 मिनट के वीडियो में बंद आसाराम के महापाखंड का एक एक काला सच। 10 गवाह बताएंगे आसाराम ने कैसे अस्पताल को बदल दिया ऐश गाह में। पुलिस कस्टडी में रोता आसाराम अस्पताल में कैसे उछल कूद करता है। कैसे खाकी वर्दी के सामने आसाराम चला रहा है अपना काला धंधा। अस्पताल में आसाराम कैसे करता है बादाम कांड। फ्रूट में जगह खाते हैं मालिश का शौकीन आसाराम कैसे अस्पताल में करवा रहा है मसाज पर मसाज। 5-7 दिन ये मालिश वालिश होगी, थोड़ा इजी रहूंगा, विदाउट टेंशन रहूंगा, खान पान मुझे। अस्पताल से ही चल रहा है आसाराम के अरबों का हवाला कारोबार। 10,000 करोड़ में क्या है, 100 करोड़ दे दो, 10,000 करोड़ का जहाँ भी साइन कराना है करा दो, और 100 करोड़ में दे देता हूँ शिशु मेरे को। सूखे मेवों से कैसे अस्पताल में अपनी तबीयत हरी करता है आसाराम। कैसे खुलेआम अस्पताल में अपने नुस्खे बेच रहा है आसाराम। मैं अभी सैंपल लेके आया, एकदम सही है अभी तो। मुझे बोला कि आपकी बॉडी कम है कि मैं आपको ऐसे नुस्खा बताऊंगा कि आपकी बॉडी बन जाएगी। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच आसाराम का काला कारनामा। आसाराम के अंगूर प्रसाद के पूरे सच से आज उठेगा पर्दा। आज इंडिया न्यूज पर होगा आसाराम की बीमारी का इलाज। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल है। धीरे धीरे हौले हौले हम आपको बताएंगे कि आशाराम का पाखंड कितना बड़ा है, उसका झूठ कितना बड़ा है। नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है, बेल नहीं मिल रही, जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी मजे काट रहे हैं आशाराम। कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी को परखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक जैन है जो कि एक चेस्ट फिजिशियन है। हमारे साथ मेरे एडिटर क्राइम रवि शर्मा है जिन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं। मेरे साथ महेंद्र चावला जी हैं जो कि एक्सपी है नारायण साई के। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं जो कि लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अखिलेश तिवारी जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, सबसे पहले आपने देखा आशाराम का पाखंड, तबियत ठीक है, नुस्खे बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अस्पताल में। सुनने में हमें आया है इससे तनिक भी कहीं भी पाखंड नजर नहीं आता है। और 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 और
और जिस प्रकार से हमें लगता है उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो है ये मीडिया हमारी देश की किसके इशारों पे चल रही है, आखिर संतों को कहाँ क्या करना चाहती है। वो व्यक्ति यहाँ 75 साल का वृद्ध संत हॉस्पिटल में है और वहां पे कैमरा ले जाकर के फिट करते हो और आप उसकी एक एक चीजें दिखाते हो, ये कोई बात नहीं हजम होती। पूरा देश हमें नहीं लगता इसको स्वीकार करने वाला है। चलिए अभी मालूम पड़ जाएगा चक्रपाणी महाराज जी कि देश इसको स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि अभी तो आपने टीजर पैकेज देखा है। टीजर पैकेज उसे कहते हैं जिसमें हम थोड़ा सा खुलासा करते हैं, एक के बाद एक खुलासा देखिएगा, आपकी भी आंखें खुली हो जाएंगी। और पहला रिएक्शन मैंने आपसे इसलिए लिया क्योंकि शायद जाते जाते आप माफी मांगे ऐसे संत के साथ खड़े होने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आसाराम का असल पाखंड क्या है। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आसाराम वाकई इस देश के सबसे बड़े पाखंडी का खिताब पाने का हकदार हैं। हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर ने साबित कर दिया कि 72 साल के आसाराम अपने भक्तों, देश के लोगों और जोधपुर पुलिस के साथ साथ कानून की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। उनकी बीमारी एक पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। क्या धीमी चाल पाखंड नहीं था? क्या ये कमजोरी बहाना नहीं थी? अब देखो जोधपुर में क्या हो गया हाल शरीर का। क्या ये बीमारी नौटंकी है? इन्हीं सवालों को जहन में लेकर सच की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली से जोधपुर पहुंची थी। मकसद था ये खुलासा करना कि क्या जोधपुर के आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती आसाराम कैसे गुर्बत में दिन काट रहे हैं। लेकिन आसाराम निकले वाकई मजे हुए घाट। इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स के कैमरे में आज जो सच कैद हुआ वो चौंकाने वाला नहीं बल्कि दिल और दिमाग को झन्ना देने वाला है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के नाम पर आसाराम पुलिस तो छोड़िए अदालत को भी धोखा दे रहे हैं। कैमरों के सामने आसाराम कमजोर होने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे बंद होते हैं आसाराम की तंदुरुस्ती का असली राज खुलता है। अस्पताल के बंद कमरों के बीच चलता है आसाराम की ऐशो आराम का पूरा इंद्रलोक। लंबे समय से आसाराम जिस बीमारी का राग छिड़े हुए हैं, असल में उस बीमारी का सच क्या है, ये इंडिया न्यूज के ऑपरेशन महापाखंड में खुलकर सामने आ गया। ये तो वो सच है जिसको आधार बनाकर आसाराम को जेल की दीवारों से निकालकर अस्पताल की ऐशगाह लाया गया है। आज इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर आपको दिखाएंगे अस्पताल में आसाराम का इंद्रलोक। अस्पताल में ऐसी सुविधाएं जो बड़े बड़े नेताओं तक को अदालत की हिरासत में मुहैया नहीं हो सकती। आज इंडिया न्यूज पर दिखेगा कि कैसे आसाराम ने अस्पताल को अपनी आरामगाह बना डाला है, कैसे आसाराम ने नकली बीमारी की धूल अदालत की आंखों में झोंकी है। ये देखकर आसाराम के भक्त भी हैरत में पड़ जाएंगे। आज एक एक कर 10 गवाह खोलेंगे आसाराम की कैद के सबसे चौंकाने वाले राज। गवाह नंबर 1 कैलाश, एएसआई जोधपुर पुलिस। देखिए इस चेहरे को, ये शख्स वही है जिसके मातहत पुलिसकर्मी अस्पताल में आसाराम की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आज ये खुलकर बताएगा कि आसाराम कितने बीमार हैं। कुछ नहीं है, नाटक है। मॉर्निंग 4 बजे जाके देखो, 50 दिन बैठक लगाते हैं गुरु जी। गवाह नंबर 2 जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का लैब टेक्नीशियन। ये वो शख्स है जिसका काम आसाराम के ब्लड सैंपल लेकर उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करना है।
ये अपने हाथों से आसाराम के खून का सैंपल लेकर उसकी जांच करता है। ये जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का लैब टेक्नीशियन कम से कम दिन के 8 घंटे आसाराम के साथ गुजारता है। आज ये आपको बताएगा आसाराम की बीमारी कितनी झूठी है। आपने जो ब्लड टेस्ट लिया नॉर्मल है सब नॉर्मल है, एकदम रेडी है, फिट है एकदम। गवाह नंबर 3 जगमाल सिंह चौधरी, आसाराम के वकील। आसाराम के चेलों का भ्रम आज खुद आसाराम के वकील तोड़ेंगे। जी हां, जगमाल सिंह चौधरी राजस्थान बीजेपी में बड़ा पद रखते हैं। इसके साथ साथ वो आसाराम के वकील भी हैं। अब वकील से बेहतर कौन जानता होगा कि आसाराम कितने ज्यादा बीमार हैं। आज ये भी बताएंगे आसाराम की बीमारी के बारे में। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया है, इलाज चल रहा है। गवाह नंबर 4 जेएस चौधरी, थानेदार कड़वड़ थाना। इन्हें भी गौर से देख लीजिए, जब से आसाराम को इलाज के लिए जोधपुर जेल से बाहर निकाला गया है वो इन्हीं की हिरासत में हैं। अस्पताल पर इन्हीं के थाने के पुलिसकर्मी तैनात हैं और इन्हीं के थाना क्षेत्र में वो आयुर्वेदिक अस्पताल है जिसमें आसाराम इलाज के नाम पर मटर गश्ती कर रहे हैं। खुद इनकी जिम्मेदारी है कि ये दिन में 2 बार आसाराम से मिलकर हालातों का जायजा लें। आज ये खुद आसाराम का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ब्लड बैठक देखते हैं 50 किलो उठ के 4 बजे उठ के 50 ब्लड बैठ लगाते हैं। गवाह नंबर 5 नैनाराम बिश्नोई, कांस्टेबल, जोधपुर पुलिस। इनसे मिलिए नैनाराम बिश्नोई। इन पर उस अस्पताल की जिम्मेदारी है जिसमें आसाराम इलाज कराने के नाम पर भर्ती हैं। ये मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन आज ये जो राज खोलेंगे वो आपके दिमाग में सायरन बजा देगा। आसाराम को लेकर खुद आसाराम के भक्तों की सोच बदल जाएगी। सही खराब, कोई खराब नहीं, बस मजे कर रहे हैं, कोई खराब नहीं। गवाह नंबर 6 रामकेश, कांस्टेबल, जोधपुर पुलिस। नैनाराम के साथ अस्पताल में आसाराम की निगहबानी का काम रामकेश भी देखते हैं। पुलिस वाले हैं, तेज तर्रार हैं, आसाराम पर बारीक निगाह रखते हैं, लेकिन इनके सीने में आसाराम के कितने गहरे राज दफन हैं आप सोच भी नहीं सकते। आज इंडिया न्यूज के कैमरे पर वो सारे राज खुलेंगे। आसाराम अपनी आरामगाह में कैसे मौज कर रहे हैं जानकर यकीनन हैरत से आपका मुंह खुला रह जाएगा। भर्ती ऐसे ही है, यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं, जेल तो जेल ही होते हैं, आप जानते हैं। गवाह नंबर 7 आसाराम का इलाज करने वाला डॉक्टर। इनसे मिलिए, ये वो डॉक्टर हैं जो आसाराम का इलाज कर रहे हैं। ये दिन में कई बार आसाराम की तबीयत की जांच परख करते हैं। आज ये खुद बताएंगे कि आसाराम कितने बड़े लंपट हैं। नहीं, ऐसा हमको रूटीन जांच के हिसाब से ब्लड प्रेशर वगैरह सब लेके तो गवाह नंबर 8 हरकेश, कांस्टेबल, जोधपुर पुलिस। हरकेश वो सिपाही है जो हिफाजत के लिए अस्पताल में भर्ती आसाराम के बराबर वाले बेड पर सोता है। आज ये भी बोलेगा। हरकेश आपको आसाराम के बारे में वो बातें बताएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। इनके अलावा भी हमारे पास कई और गवाह हैं जो आसाराम के फरेब के राज खोलेंगे। आज वाकई बड़ा खुलासा होने वाला है। आज आसाराम के पाखंड के साम्राज्य की जड़ें हिल जाने वाली हैं। आसाराम ने दुनिया को धोखा दिया, कानून तक को धोखा दिया, लेकिन इंडिया न्यूज के कैमरे को धोखा देना आसान नहीं था। आज हमारा कैमरा आपको आसाराम का हर एक सनसनीखेज सच दिखाएगा। हम आपको अस्पताल में आसाराम की आरामगाह भी दिखाएंगे। आसान नहीं था। आज हमारा कैमरा
आपको आसाराम का हर एक सनसनीखेज सच दिखाएगा। हम आपको अस्पताल में आसाराम की आरामगाह भी दिखाएंगे। बस देखते रहिए ऑपरेशन महापाखंड। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। तो अवधेश कुमार जी क्या कहेंगे इस महापाखंड के बारे में? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि आप ये मान के चलते हैं कि आसाराम जो है वो संत नहीं है, वो पाखंडी है, वो धूर्त हैं, और आपका एकदम दृढ़ विश्वास है कि ये उसी दृष्टि ये से। मेरा विश्वास नहीं, ये कैमरे का विश्वास है सर, ये कैमरे का विश्वास है। कैमरा सब कुछ बोलता है, कैमरा भी बोलता है। उसी दृष्टि से आप काम करते हैं, इंडिया न्यूज काम कर रही है। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, जो आपका विश्वास है समय हर चीज का उत्तर देगा, क्योंकि एक बार हमारी आपकी इतनी लड़ाई हो चुकी है कि आज तक जहां जाइए वो चर्चा होती है। मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा फिर उसी प्रकार से संग्राम छिड़े। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि 50 दंड बैठक रोज लगाते हैं, वो नॉर्मल है, फिट है, नोट कर लिया, नॉर्मल है, फिट है, एकदम नोट कर लिया, मजे में है, कोई खराब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन बोल रहा है ब्लड प्रेशर तक ठीक है, सब ठीक है, इस उम्र में ब्लड प्रेशर तक ठीक है। मैं भी सुन लिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो मैं आपकी मान्यता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। रवि वहां जाकर के पत्रकार के रूप में इसने मेहनत किया है, इसने अपने तरीके से चीजें लाई हैं, इस पर भी मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मेरा, चूंकि मैं एक तटस्थ हूं, न आसाराम जी से मेरा कोई लेना देना है, न मेरा परिचय है, मेरा तो उनके शिष्यों से बहस के दौरान ही परिचय हुआ है। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा एक तटस्थ विश्लेषक के रूप में। अभी तक जितना उसमें दिखाया गया है, उसमें यह बात साफ है कि वो उतने बीमार दिख नहीं रहे हैं, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। आपके इससे ये थोड़े बहाना क्यों नहीं, सुन लीजिए, कोर्ट के सामने बहाना नहीं, क्यों? लेकिन चिकित्सा का बहाना क्यों? ऐसा है, का बहाना क्यों? ऐसा है कि एक साधु और झूठ, मैं एक साधु और झूठ। नहीं, मैं एक सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हूं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके टेस्ट में बिल्कुल 100% परफेक्ट आते हैं, लेकिन वो कई बार अस्वस्थ होते हैं। तो ये नहीं चोरी है डॉक्टर साहब, ये नहीं चोरी है। ये स्थिति मैं बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब, ये नहीं चोरी है, ये नहीं चोरी है कि टेस्ट 100% ठीक है, होते हैं, लेकिन आदमी अस्वस्थ बावजूद वो बीमार रहते हैं। देखिए मेरे शरीर में कितना दर्द है, ये कोई टेस्ट नहीं बता सकता है। आपको बता रहा हूं, दुनिया में मेरे मन में तनाव चल रहा है, वो कितना स्ट्रेस है, वो भी किसी टेस्ट के हाथ की चीज नहीं होती है। तो मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। इसमें सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरेज, ईसीजी, ये इतने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि जो हमारे को प्रॉपरली बता सकते हैं कि भाई कोई प्लूराइटिस तो नहीं है, कोई ईसीजी तो नहीं है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे सारे मेरे भी टेस्ट होते हैं। खैर बहरहाल रवि, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा कहानी खुलकर कैसे आई कि आशाराम दरअसल बीमार नहीं है, वो बहाना बना रहे बीमारी का? देखिए, हमारे कुछ सूत्र थे दीपक जी, जो लगातार जोधपुर पुलिस में हैं और हम उनके संपर्क में थे, और उनसे बात छन कर लगातार आ रही थी कि वो बीमारी का बहाना बनाए हुए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अच्छे से खाते हैं, बल्कि अच्छे से ज्यादा अच्छा खाते हैं। मतलब वो एक बार तो ऐसी बात हुई हमारी कि 1 दर्जन केले एक बार में खा जाते हैं। मैं हैरान हुआ इस बात पर, 1 दर्जन मैं हैरान हुआ इस बात पर दीपक जी। खाना भी होता है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 1 कटोरी बादाम शायद आप नहीं खा पाएंगे, आपको हजम नहीं होंगे, लेकिन बापू को हजम हो जाते हैं इस उम्र में भी। तो एक जिज्ञासा थी। और तो ये बादाम आते कहां से उनके पास? जाहिर तौर पर हमने पूरा स्टैब्लिश किया है, अभी तो शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई दीपक जी, हम धीरे धीरे आगे बताएंगे। लैब टेक्नीशियन खुद आपको बताएगा, बाकायदा कैमरे में वो बोल रहा है कि उनके जो नतीजे आए हैं उनकी रिपोर्ट्स के, वो अच्छे खासे आदमी के भी नहीं आते हैं, वो इतने परफेक्ट हैं। वो इतने परफेक्ट है। कोमल, एक दर्जन केले खा जाते हैं बापू एक साथ? 1 दर्जन केले की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर पता है कि बापूजी की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और बापूजी एक ही टाइम भोजन कर रहे थे और दलिया और दूध ले रहे थे। अब आप दलिया और दूध को मानेंगे कि बहुत हृष्ट-पुष्ट भोजन है क्या ये? नहीं, बादाम की बात करें भाई, 1 कटोरी बादाम कहाँ से आता है, अभी दिखाएंगे हम आपको हमारे स्टिंग ऑपरेशन। वो दलिया और दूध नहीं मिला सर? नहीं, हमको बादाम मिला हमारी रिपोर्ट में। मिलना चाहिए। दूसरी बात हमको बादाम मिला, बादाम दिखाएंगे आपको। बादाम मैन चावला दलिया और दूध खाते हैं, लेकिन उसमें घी कितना डाला है, बादाम कितना डाला है, काजू कितना डाला है, केसर कितना डाला है, इतना दलिया नहीं होता, इतना दलिया नहीं होता। तो किचन कैबिनेट के भाई, आप सुनिए 1 मिनट, दूध नहीं पीते बापू, रबड़ी पीते हैं। आप दूध पीते हैं और रबड़ी पीते हैं, मतलब जेल के अंदर उन्हें मिल रही है रबड़ी, पहले इसका तो पता करके आइए। सिर्फ दलिया और दूध पे जी रहे हैं बापू।
आप देखिए ये जो देखिए ये तो एक तथ्य है कि जब से अदालत ने परमिशन दी है घर का खाने की, तब से वो जो चाहते हैं वो मंगा सकते हैं आधिकारिक तौर पर, उनके पास ये इजाजत है। अदालत ने परमिशन दी है ना, तो जो मामला सबजुडाइज है, अगर अदालत परमिशन देती है तो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर जेल में जाने का पाखंड क्यों कर रहे हैं? रेखा जी, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर हमारे को कोई न्यायालय अगर हमें किसी चीज की परमिशन दे रहा है और उनके हेल्थ ग्राउंड्स को वो बोल रहा है, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पंचकर्म शिरोधार्य के लिए रोज जाते थे जिनमें उनकी तबीयत खराब पाई गई है, तो अगर इस देश की सबसे बड़ी जो एक स्टेशनरी होती है उसे हम अदालत मानते हैं, उनके दिए हुए फैसले पर भी क्या हमें यहाँ डिस्कशन करनी चाहिए? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि जो एक अदालत ने, जज ने, जो सुप्रीम पावर होती है देश की, उसके दिए हुए बयान पर भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि बापू अपनी तबीयत का बहाना लगा रहे हैं? उन्होंने हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि बापू ने जो कुछ कहा है न्यायालय के अंदर, जिसके आधार पर न्यायालय ने ये फैसला दिया है, वो पूरी तरह गलत है। क्या ये कानून सम्मत है या नहीं है? रेखा अग्रवाल जी बता देंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर है वो अगर कोई अपना स्वास्थ्य के कारण अगर ये कोर्ट में दलील करता है कि देखिए मेरी तबीयत खराब है और मेरे को इलाज कराना है, तो कोर्ट उस बात को कंसिडर कर सकती है। ये तो हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो आसाराम हो चाहे कोई आम आदमी हो। आसाराम ने अपना जो बीमारी का बहाना बनाया है, मैं उसको बहाना नहीं कहूंगी, जो कारण बताया है वो सही है कि नहीं है, ये कोर्ट जो है जब कोई भी रिलीफ देती है किसी भी कैदी को, उसको कोई रिलीफ देने के पहले उस बात का पहले समर्थन लेती है, उसका सारा सबूत लेती है कि क्या ये जो है ये बहाना है कि वाकई के अंदर ये जो है कोई ठोस कारण है। अगर आसाराम कोई इसमें सबूत दे सकते हैं कोर्ट के लिए कि देखिए वाकई में मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कराना है, तो कोर्ट उस बात को कंसिडर कर सकती है। उसकी जो है पहले रिपोर्ट जो है वो सिद्ध होनी पड़ती है, डॉक्टर से लेना पड़ता है उसका सबूत। क्या वो इलाज जो है क्या सरकारी अस्पताल में भी हो सकता है, क्या उसके लिए प्राइवेट जाने की जरूरत है? ये सारी बातें जब तक कोर्ट के सामने नहीं आती है, कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो नीचे की कोर्ट है, चाहे उच्चतम न्यायालय है, और चाहे कोई भी कैदी हो, कानून जो है वो हर व्यक्ति के लिए सामान्य है, उसके अंदर कोई तरह का भेदभाव नहीं होता। तो ऑफ कोर्स ये जरूर हम देखते हैं कोर्ट में एक वकील होने के नाते कि कई बार लोग जो है अपना बीमारी का जो कारण है उसको झूठा बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं, उसको बहाने की तरह, जो आखिर पता चलता है कि ये सिर्फ एक झूठी बात थी, बहाना था कोर्ट से और मतलब कैद से छुटकारा पाने के लिए। ये जब तक कोर्ट इस बात के लिए पूरा तरीके से पुख्ता सबूत नहीं ले लेती है, किसी भी कैदी को कोई तरह का रिलीफ नहीं मिलता है। और रेखा जी, अगर ये बात साबित हो जाए कि ये गलत बयानी की गई थी कोर्ट के सामने और उसके बाद ये रिलीफ पाया गया, तब ऐसा अगर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है, जिसको कहते हैं हमारी कानूनी भाषा के अंदर इसको परजुरी कहते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके साथ में आपको एक हलफनामा लगाना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई जो भी मैंने ऊपर कहा वो सत्य है, जो भी मैंने अपने मेडिकल कागज लगाए वो सत्य है। अगर वो बाद में असत्य पाए जाते हैं, यानी कि झूठ बोलना तो अपराध है ही, पर एक शपथ खा के ये कहना कि मैंने जो भी कहा है वो सत्य कहा है, इससे बड़ा कोई अपराध कानून अपने ऊपर नहीं मानता। और इसके अंदर जो भी व्यक्ति अगर झूठ बोलता, अगर ये झूठ पाया गया, आखिर में सिद्ध हो जाता है कि उसने एक तो झूठ बोला और नंबर 2 उसने जानबूझ के झूठ बोला। कई बार आदमी झूठ बोलता है तो वो झूठ नहीं होता, पर एक तरीके से गलत तरीके से उसने बता दिया होता। पर अगर जानबूझ के किसी ने झूठ बोला तो उस कोर्ट उसके अंदर परजुरी की जो सजा देती है, जिसके अंदर जेल हो सकती है। जेल हो सकती है। जेल में आसाराम अभी भी हैं। क्या कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, ऑपरेशन महापाखंड का संज्ञान लेगा? क्योंकि हम करने वाले हैं एक के बाद एक खुलासे। अब आसाराम का खून बोलेगा, उनके हर राज खोलेगा। ब्रेक के बाद अब परत दर परत आसाराम के पाखंड का पर्दाफाश करने वाला ऑपरेशन महापाखंड देखते जाइए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं उस पुलिस अफसर की जुबानी जो आसाराम की हिफाजत में दिन रात लगे हैं। आसाराम ने बीमारी की नौटंकी कर भले ही अदालत को गुमराह कर डाला हो, लेकिन जोधपुर पुलिस के उस अफसर को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुनिए उसके मुंह से आसाराम की बीमारी की हकीकत। सुनिए उसके मुंह से आसाराम की बीमारी की हकीकत। सच की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले जोधपुर के करवड़ थाने पहुंची। शहर से बाहर बने इसी थाने इलाके में जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की इमारत तीना ताने खड़ी है।
इसी इमारत में आसाराम का कथित तौर पर गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। वो बीमारी जो आसाराम को कथित तौर पर रुला रही है, वो बीमारी जिसने आसाराम को बेजान सा बना दिया है, वो बीमारी जिसकी वजह से आसाराम रात भर सो नहीं पाते हैं, वो बीमारी जिसके बिना पर अदालत ने आसाराम को जेल से इलाज कराने के लिए अस्पताल भेज दिया। लेकिन वो बीमारी क्या है, कैसे हो रहा है उसका इलाज, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम करवड़ थाने में तैनात कैलाश नाम के पुलिस अफसर के पास जा पहुंची। यहाँ जो सुना वो बिजली के झटके से कम नहीं था। पता चला कि बीमार आसाराम तो अस्पताल में दंड बैठ के लगा रहे हैं। ज्यादा खराब है? कुछ नहीं है, नाटेंगे। मॉर्निंग 4 बजे जाके देखो, 50 दंड बैठक लगाते हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, और करीब 2.5-3 घंटा योगा करते हैं, शरीर पसीना कर देते हैं। और उसके बाद में तो नाटक क्यों करेंगे वो? नाटक तो इसलिए करेंगे जेल में वहाँ मिलने की या खुली हवा कहाँ वहाँ। तो अब तो खाना वाना तो घर का मिल ही रहा था ना उनको? मिल तो रहा था, लेकिन वहाँ इतनी स्वतंत्रता, वहाँ कहती हाय हो करते रहते अंदर। तो खाना वाना ठीक से खा रहे हैं वो? बिल्कुल खा रहे हैं। अच्छा गुरुजी बिल्कुल रेडी है आप? हमें तो पता लगा तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए एडमिट हुए हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पे खाना वाना कैसे मिलता है उनको? वही वो जेल में मिल रहा था, वैसे यहाँ मिल रहा है। मतलब घर से वो आश्रम वाले खा रहे हैं खाना कि भूख? बिल्कुल खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं। हमें तो यही पता चला था कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। सब भक्तों में बड़ी चिंता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उनको। उम्र भी तो हो गई। देखो उम्र में होना करना का भी तो उनके हाथ में है, बाकी गुरु जी है रेडी। मैं मिला रेडी। सुना आपने, आसाराम एकदम हट्टे कट्टे हैं। ये पुलिस वाला दावा कर रहा है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। आसाराम तो एकदम तंदुरुस्त हैं। इस हद तक तंदुरुस्त हैं कि अस्पताल में कैद आसाराम बाकायदा दंड बैठ के लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आसाराम ठीक ठाक हैं, तो फिर वो बीमारी का नाटक कर अस्पताल में भर्ती ही क्यों हुए? तो अभी यहाँ से फिर छुट्टी जल्दी हो जाएगी फिर तो अस्पताल से? 4 दिन देखो अब ये किस हिसाब से कितने दिन रहते हैं। मिल गया इलाज तो चल ही रहा है ना, लेकिन उनका यहाँ पे तो सरकारी अस्पताल है तो सरकारी तो इलाज हो रहा होगा तभी तो। आयुर्वेद में क्या इलाज होता है? मालिश होती है। और क्या इलाज होता है आयुर्वेद में? और क्या इलाज होता है? मालिश के अलावा क्या होता है? तो मतलब बस मालिश हो रही है और खा रहे हैं आराम से। गुरुजी रेडी है, आप टेंशन मत लो। एक बार आए अब इतनी दूर से, तो एक बार अब सोच रहे हैं मुलाकात तो हो जाए, एक बार अब थोड़ा सेहत के बारे में पता चल जाए उनकी कैसे हैं। तो निगरानी तो आप ही की चौकी वाले करते होंगे ना वहाँ पे? नहीं, जेल की गाड़ी। अच्छा, जेल वाले अलग। जोधपुर का ये पुलिस अफसर सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। ये बता रहा है कि आसाराम आराम करने के लिए, जेल की घुटन से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बड़ा सवाल है कि आसाराम का ये पाखंड कितना गहरा है। नहीं, लेकिन जैसे आरोप है वैसा नहीं लगता सच होगा। देखो एक माँ होती है ना, उसका बेटा कत्ल करके आ जाएगा तो उसकी माँ यही कहेगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप अभी तो है ना, आप ये सोच नहीं सकते हो मेरे गुरु जी ऐसा कर सकते हो। अब आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पे होती है कि वो हमको लगातार बताते थे स्वस्थ रहने के नुस्खे, वो खुद भी बीमार होगा। ये बात अपने आप में अजीब है। तो इसलिए लगता है भक्तों को कि या तो एकदम ही तो मुश्किल बीमारी आ गई है। आप मिले हैं उनसे? नहीं मिलते हैं। अच्छा, अभी मुलाकात हुई आपकी? तो क्या बात करते हैं, कुछ कहते हैं क्या? नहीं, हम दूसरी की बात क्यों करें उनसे? नहीं, जब भी आप देखते हो उसे रेडी है।
अगर तो आवाज देके बुलाते हम तो नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, हमें क्या जाना है नहीं। वैसे स्वस्थ हैं वो एकदम? बिल्कुल रेडी है। बात तो बहुत अच्छी करते थे, सारा भी जितना सुना है हमेशा अच्छा ही बोलते थे। आपको बता दें कि ये पुलिस अफसर जो कुछ भी बोल रहा है इसे नहीं पता कि वो कैमरे में कैद हो रहा है। ये आसाराम के बारे में वही बता रहा है जो इसने खुद देखा है, जो इसे पता है। और एक बात पर आपने भी गौर किया होगा कि वो आसाराम की बीमारी को लेकर एकदम डटे हुए जवाब दे रहा है, जैसे बीमारी को लेकर उसे कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये पुलिस अफसर सच बोल रहा है? जाहिर है हमारी टीम को अब ये पता लगाना था। आसाराम एकदम तंदुरुस्त हैं, ये जानने के लिए हमें बाकायदा आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करनी थी। लेकिन वो भी आसाराम के टेस्ट करने वाले लैब टेक्नीशियन ने दूर कर दी। उसने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया वो भी बताएंगे। आप बस देखते रहिए ऑपरेशन महापाखंड। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। अभी तो आपने थोड़ा सुना, थोड़ा देखा, बहुत कुछ देखना बाकी है और इसी पर महाबहस होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं केशवानंद जी महाराज, हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील, हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक जैन जो कि फिजिशियन हैं, हमारे साथ हैं कोमल जो कि आशाराम जी की फॉलोअर हैं, हमारे साथ एडिटर क्राइम रवि शर्मा मौजूद हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, हमारे साथ महेंद्र चावला हैं XPA नारायण साई के, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं अध्यक्ष संत महासभा के, हमारे साथ अखिलेश तिवारी है जो कि आशाराम जी के फॉलोअर है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आशाराम ने बीमारी का तगड़ा पाखंड रचा था, वो इसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। इंडिया न्यूज के कैमरे पर सच सामना आ गया। वैसे चौंकिए मत, अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो आपके सामने ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि आशाराम तो क्या, उनके भक्तों तक को पसीना आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले गवाह की इंडिया न्यूज पर कैमरे पर गवाही। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स का ऑपरेशन जारी था। हमें पता लगाना था कि आसाराम की बीमारी क्या वाकई एक छलावा है। हालांकि एक पुलिस अफसर खुलकर बीमारी का सच बता चुका था। 4 बजे उठ के 50 बैंड बेड लगाते हैं। लेकिन फिर भी बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के आसाराम की बीमारी को फर्जी साबित करना आसान नहीं था। ये सोचकर इंडिया न्यूज की टीम ने पता लगाया उस शख्स का जो पेशे से लैब टेक्नीशियन था और जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात उस लैब टेक्नीशियन का काम ही था आसाराम के मेडिकल सैंपल कलेक्ट कर टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट तैयार करना। इंडिया न्यूज की टीम को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उस लैब टेक्नीशियन से बातचीत करने का मौका मिल ही गया। आपने जो ब्लड टेस्ट किया नॉर्मल है? सब नॉर्मल एकदम रेडी है, फिट है एकदम। आज जो सारे टेस्ट किए ना सब नॉर्मल एकदम फिट है। ब्लड रिपोर्ट कैसी आई है? मैंने खुद ही जांच की, एकदम फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फिट है। पेशाब में कोई तकलीफ नहीं और ब्लड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिट है एकदम। वैसे नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, आराम है। आपकी बात तो हुई होगी, एकदम ठीक से बात कर रहे हैं। जाके आया सैंपल लेकर, ठीक से बात कर रहे हैं। सही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। आप मिले थे आप भी? अच्छा, आराम से गप मारे, आराम है। दुनिया में झूठ बोल रखा है दादी ने जो बीमार है। नहीं ये बीमार सही है एकदम। ये वही लैब टेक्नीशियन था जिसने बातचीत की सुबह ही आसाराम बापू का ब्लड सैंपल लेकर उन पर टेस्ट किए थे। टेस्ट के बाद इसी ने बाकायदा आसाराम की लंबी चौड़ी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन इस शख्स का भी यही दावा है कि आसाराम एकदम
फिट हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और आसाराम किसी घोड़े की तरह तंदुरुस्त हैं। हमने बात आगे बढ़ाई। अरे सब तो धोखा ना भक्तों के, हम लोग सब परेशान हो रहे थे दूर से आके। अभी देखो मैं आज बोलता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई झूठ बोल रहा है। मैं अभी सैंपल लेके आया, एकदम सही है। अभी तो मुझे बोला कि आपकी बॉडी कम है, कि मैं आपको ऐसे मुझको बताऊंगा कि आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको बोल ऐसे टेस्ट एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, जो ऐसे नॉर्मल आदमी है उसके भी नहीं आ रहे, एकदम फिट है। अच्छा, तो उनकी जांच कौन कर रहे हैं वैसे? आप यहाँ कौन डॉक्टर साहब देख रहे हैं उनको? ये तो जागी चाहिए डॉक्टर साहब, वो देख रहे हैं। सही है, फिट है बाबूजी, आपके रेडी है, फिट है। सुना आपने, ये लैब टेक्नीशियन आसाराम की ब्लड रिपोर्ट पर भौचक्का है। इसका कहना है कि आसाराम मेडिकली एकदम फिट हैं। इतने फिट कि आमतौर पर साधारण स्वस्थ आदमी की ब्लड रिपोर्ट में भी इतने शानदार नतीजे नहीं आते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि कैसे ये लैब टेक्नीशियन आसाराम की बीमारी को एक पाखंड बता रहा है। अरे सब तो धोखा ना भक्तों के, हम लोग सब परेशान हो रहे थे दूर से आके। अभी देखो मैं आज बोलता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई झूठ बोल रहा है। मैं अभी सैंपल लेके आया, एकदम सही है। अभी तो मुझे बोला कि आपकी बॉडी कम है, कि मैं आपको ऐसे मुझको बताऊंगा कि आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको बोल ऐसे टेस्ट एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, जो ऐसे नॉर्मल आदमी है उसके भी नहीं आ रहे, एकदम फिट है। अच्छा, जाहिर है ये एक लैब टेक्नीशियन का बयान है। वो शख्स जो किसी के ब्लड की जांच कर उसकी बीमारी बता सकता है, लेकिन इसका दावा है कि आसाराम का हर टेस्ट यही बता रहा है कि आसाराम एकदम फिट हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो इसका क्या मतलब? तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आसाराम जमानत पाने के लिए मेडिकल ग्राउंड तैयार करने के लिए बीमार होने का ढोंग कर रहे हैं? आगे और सनसनीखेज खुलासे आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। तो बिल्कुल फिट है आशाराम बापू। और सीधे चलते हैं चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी महाराज जी इतने फिट हैं कि एक आम इंसान आप और मैं भी उतने फिट नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, ये फिट है की बात है, थे नहीं। आज करीबन 10 दिन हो गए हॉस्पिटल गए। अब क्या चाहते हो? अब जो है 10 दिन में कोई ठीक नहीं होगा। और जहां तक बात है, तो ठीक है, मरीज जाता ठीक है, तो जेल चले जाना चाहिए कल उनको स्वेच्छा से। और दूसरी बात, और सुनो पहले मेरी बात सुनो, स्वेच्छा से जेल चले जाना चाहिए उनको। दिखा रहे हो 4 बजे ठीक हो गया हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो ना भाई। मैं ठीक हो गया, मुझे जेल भेज दो। 4 बजे उठना पाखंड नहीं है। 50 दंड बैठक करना क्या पाखंड है? क्या नॉर्मल होना पाखंड है? मालिश कराना पाखंड है? केला खाना पाखंड है? दूध पीना पाखंड है? बादाम खाना, रबड़ी खाना पाखंड है? क्या ये पाखंड में है? झूठ बोल के अस्पताल में भर्ती होना पाखंड है दीपक जी। झूठ बोलकर अस्पताल में भर्ती होना पाखंड है चक्रपाणी जी महाराज। अरे सुनो, एक कहावत है, एक तमाम बातों के जवाब में मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो ठीक हो गए 10 दिन के बाद। कल तारीख थी उनकी, वो अदालत में नहीं गए। उनके वकील ने वहाँ पर यह एफिडेविट डाला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अदालत आने के लायक नहीं है। अरे एक मिनट सुनो, अरे आप बात को सुन लीजिए चक्रपाणी जी, बात को सुन लीजिए। झूठ बोलकर कल वो अदालत नहीं गए, झूठ बोलकर अदालत नहीं गए। और एक कल के पूरे टेस्ट रिपोर्ट है जो हम दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, और मस्ती में केले खा रहे हैं। ऐसा है दीपक जी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ तो कुछ नहीं निकल रहा है। आप हवा उड़ाते रहो, 2 घंटे देश का समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा किसी संत का प्रवचन कराते तो देश आनंद लेके सुनता। राम नाम आपका प्रवचन चल तो रहा है, आपका प्रवचन चल तो रहा है, और एक दूसरे संत का प्रवचन में दिखा रहा हूँ। नहीं तो प्रवचन में यही है कि सुनो, 14वीं की चाँद हो, आबताब हो, बापू जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। लाजवाब है, जो 12 केले एक साथ खा जाए वो बिल्कुल लाजवाब होगा। बिल्कुल प्रवचन में यही है
किसनो 14वीं की चाँद हो आबताब हो, बापू जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। लाजवाब है, जो 12 केले एक साथ खा जाए वो बिल्कुल लाजवाब होगा, बिल्कुल लाजवाब होगा। उम्र में 50 डंड लगा देना अपने आप में लाजवाब तो है। बापू स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनके दुश्मन स्वस्थ रहे। तो मानिए ना स्वस्थ है वो, उनको भेजिए जेल जाए वो क्यों नहीं अदालत में पेश हुए? तो क्या उन्होंने झूठ बोला कल? क्या कल चक्रपाणी जी क्या अदालत में झूठ बोला गया? ये एफिडेविट डाला गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकते। बाकी तमाम लोग अदालत पहुंचे थे कल, क्यों नहीं पहुंचे आसाराम? अगर आप कह रहे फिट है तो वो लड़की भी आई थी गवाही देने, सिर्फ इसलिए लड़की गवाही नहीं हो। 25 तारीख तय थी। आप लोग देखो पाखंड सुन लो यार रवि जी, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, उत्तर तो सुन लो। आप ये बताओ, किसी से नॉर्मल बात कर रहे हो और नॉर्मल बात को प्रमाण नहीं होता। बापू नहीं कह रहे कि मैं फिट हूँ, वो दूसरे लोग कह रहे कि मैं वो कैसे है ऐसे वैसे, और उनकी बात को आप चला रहे हो। 2 घंटे बाद लोगों का टाइम खींचे जा रहे हो बस। नहीं, लोग तो वो है ना जो बापू की रिपोर्ट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बापू ठीक है, आसाराम ठीक है। नहीं दीपक जी, चक्रपाणी जी देखो ऐसा है, चक्रपाणी जी कोई कम नहीं है इस चक्रपाणी जी, मुझे ऐसा है चक्रपाणी जी, आप क्यों लेकर रहे? सारा चीज का सर्टिफिकेट हम लोग देने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर स्वस्थ होते हुए उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया है तो ये न्यायालय और पुलिस का काम है, अस्पताल को उनको डिस्चार्ज करना चाहिए, ये वो वहां पर जाए। ये आप और हम क्यों यहाँ बैठ करके उसके बारे में ये करें? ये रवि शर्मा और दीपक चौरसिया जो है स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट दे, स्वास्थ्य का दे, पाखंड का दे, हम लोग भी क्यों जाकर के इस सर्टिफिकेट के पचने में पड़े? थोड़ा ठहरिए, डॉक्टर भी बोलेगा अभी, रुकिए अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। डॉक्टर भी बोलेगा, राज भी बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताइए चक्रपाणी जी, क्या संत को झूठ बोलना चाहिए? लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या संत को झूठ बोलना चाहिए? क्या संत को झूठ बोलना चाहिए? अरे सुनो, क्या संत को झूठ बोलना चाहिए? देखो बापू तो सोच रहे होंगे, अरे साधु तो झूठ बोलता ही नहीं है। तो ये आचाराम क्यों बोल रहे हैं फिर? आचाराम क्यों बोल रहे हैं? ठीक है फिर बोल रहे हैं बीमार है। नहीं, ये तो आपके पता नहीं किसका वीडियो बना के लेकर के आके दिखा रहे हो। 2 घंटे वो लोग हैं जिनके पास बीते 10 दिन से आसाराम जी हैं, दिन रात उनके चारों तरफ रहते हैं, रात में भी, सुबह भी, दोपहर में भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सितम को देखा जाता है, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। और दीपक जी, आप कोई अच्छी वीडियो दिखाते, कुछ रियल दिखाते, समझ में आता। ये कोई बिना फालतू बेचारे को 75 चैलेंज कीजिए आप इसको, आप वीडियो को चैलेंज कीजिए यार। आप लोग चक्रपाणी जी चैलेंज कीजिए आप वीडियो को। उस बुड्ढे के पीछे पड़े हो, मार दोगे। मैंने उस बेचारे आप लोग जवानों की टीम है, उस 75 साल के वृद्ध के जान लेकर के शांत बैठोगे, ये कोई बात है? अरे तो हमने बोला था उनसे नाबालिग का यौन शोषण करे जाकर और जेल जाएं। सनातन धर्म ने बोला था कि ऐसी हरकतें करके जेल जाएं। सनातन धर्म ने उनसे कहा था ऐसी हरकतें करके जेल जाएं। हमसे सुनो, एक वो तो सोचते होंगे सिर्फ उनकी सच्चाई जो है, संतों की सच्चाई आजकल पाप हो गई है आप लोगों की निगाहों में, और इसलिए जो है ना आप लोग उनको किसी तरह से ढोने वाले संतों का स्टिंग ऑपरेशन करते हो, फंसाते हो। 7 महीने से आप पीछे घूम रहे बापू के, क्यों नहीं आप कोई सबूत लेकर आए अब तक? अदालत तो एक सबूत मांग रही है बस। बॉक्सो में तो इतना ही कहा गया है कि आप अपनी सफाई पेश कर दो, एक सबूत को नहीं ला पाया आप। सर्टिफिकेट दे रहे हैं, झूठे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसको चैन से केले नहीं खाने देते, बादाम केले खाइए, सच बोल के खाइए, कौन मना करता है? अब तुम चाहते, अरे सनातन धर्म, अरे आप चिंता मत करिए, मैं केले भिजवा दूंगा। नहीं है वहाँ खाए जाते हैं। केला दिक्कत नहीं है, केले कहीं से भी चले जाएंगे, लेकिन सवाल केले खाने वाले का है। केले और बादाम पे चक्रपाणी जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि हमें आश्रम में बापू सुनिए चक्रपाणी जी सुनिए, आप सुनिए 1 मिनट। चक्रपाणी जी सुनिए, आप इस पाखंड पे सुनिए तो सही, आप निर्णय दीजिए पाखंड है कि नहीं। आप मेरी प्रार्थना सुनिए एक बार। 75 साल के बेचारे संत के यार पीछे पड़े हुए हो आप लोग, आप सुनिए तो सही एक बार सुनिए। बापू हमें आश्रम में कहते थे कि ब्रह्मचारी को बकरी का दूध पीना चाहिए, बादाम नहीं खाना चाहिए, केले नहीं खाने चाहिए, और वो तमाम चीजें बापू खा रहे हैं।
फिर आप कहते हो कि वो पाखंड नहीं कर रहे हैं, हमें उपदेश देते थे। महेंद्र चावला, आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप डॉक्टर से ये कहोगे कि तुम डॉक्टर नहीं खाएगा, अपने घर जाके वो बादाम और केले भी नहीं खाएगा डॉक्टर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर आश्रम में गए तो आप आश्रम के नियम फॉलो करेंगे, हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के नियम फॉलो करेंगे। जीवन चरित्र की आ रही है, बातें ना करें, सवाल यहाँ पर ये है, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर तुमने मेरे से मना किया कि आलू नहीं खाना, आप भी आलू मत खाना, नहीं होती है। केशवानंद जी, आप जब जाते हैं, नहीं, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है जी, कि क्या एक संत को अदालत में झूठी बातें कहनी चाहिए कि मैं बीमार हूं जबकि वो बीमार ना हो? देखिए, मैं हेल्थ के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इंसान खुद बना सकता है कि मैं हेल्थी हूं या नहीं हूं। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप हेल्दी हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, डॉक्टर साहब से बात कर लेना। आप देखिए, कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल्स आती हैं, उनका इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति फिर भी बेड से नहीं उठ सकता। तो ऐसा नहीं होता, हम अपने आप से जानते हैं। समटाइम्स आपके सिर में दर्द होता है तो आप जानते हैं, उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना सिर में दर्द हो रहा है, वो आप जानते हैं जब आप भुगत रहे हैं। तो उस चीज के लिए मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा ना, बापू आसाराम को मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, वरना आप दे सकते हैं। दे दिया आपने तो। एक प्रश्न जरूर उठता है यहाँ पे, दे दिया आपने सर्टिफिकेट, तो दे दिया नहीं, एक प्रश्न जरूर उठता है दीपक जी यहाँ पे, क्या किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट को दुनिया के सामने शेयर करना क्या ये कानूनन अपराध है या नहीं है? इस देश का मैं कानून नहीं जानता, बिल्कुल नहीं है या नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई कानूनन अपराध नहीं है, कोई कानूनन अपराध नहीं है। रेखा अग्रवाल जी इसका जवाब देंगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे राजस्थान पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर का खुलासा, जो कहेगा कि बापू वाकई है महापाखंडी। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है चक्रपाणी महाराज, हमारे साथ है अखिलेश तिवारी, जो कि दोनों आशाराम बापू के समर्थक हैं, आशाराम के समर्थक है ये कहूंगा मैं। हमारे साथ स्वामी केशवानंद जी महाराज हैं, वो भी परिवर्तित हो चुके हैं, वो भी आजकल आशाराम का समर्थन कर रहे हैं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट की। कोमल आशाराम जी की फॉलोअर है, वो हमारे साथ है। हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, और महेंद्र चावला जो कि पीए रह चुके हैं नारायण साईं के, वो हमारे साथ हैं। अब तक आपने कई खुलासे देखे, अब तक आपने देखा कि किस तरह से फिट है आशाराम। आपने सुना उस पुलिस अफसर की जुबानी जिसने बताया कि रोज सुबह उठकर 50 दंड बैठक लगवाते हैं और मालिश करवाते हैं और अच्छे से घर का खाना खाते हैं। उस लैब टेक्नीशियन की बात सुनी जिसने बताया कि उनके ब्लड सैंपल्स किसी भी एक आम सामान्य नागरिक से बेहतर रिजल्ट देते हैं, यानी वो बिल्कुल फिट है, रेडी है, तंदुरुस्त है। लेकिन फिर बीमारी का बहाना क्यों? इसलिए क्योंकि जेल से बाहर आए, खुली हवा में सांस ले, अस्पताल में उन्हें ज्यादा और बेहतर सुविधाएं मिल पाए। आशाराम की बीमारी झूठी है, ये आगे हम आपको खुद आशाराम के वकील के मुंह से सुनवाएंगे। खुद आशाराम का इलाज जिस अस्पताल में चल रहा है, उसका डॉक्टर भी आशाराम की बीमारी का राज खोलकर रख देगा। लेकिन पहले आप सुनिए उन दो पुलिसकर्मियों को जिनकी हिरासत में इस वक्त आशाराम जोधपुर के अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं। आसाराम के भक्त बनकर जोधपुर में यहाँ वहाँ घूम रहे इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर अब सच जान चुके थे। बस कुरेद कर सच की गहराई में पहुंचना था। लिहाजा इंडिया न्यूज की टीम एक बार फिर से जोधपुर के उसी आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंची जहां आसाराम का अदालत के आदेश पर इलाज चल रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात जोधपुर पुलिस के 2 कांस्टेबल से हुई। ये दोनों ही वो कांस्टेबल हैं जो लगातार आसाराम पर निगाह रखते हैं। लेकिन इनसे जो कुछ पता चला वो तो और भी हैरान करने वाला था। इनके मुताबिक अस्पताल आसाराम के लिए आरामगाह बन चुका है। तो वैसे तबीयत बहुत खराब हो गई थी? खराब कोई खराब नहीं, बस मजे कर रहे हैं, कोई खराब नहीं। यही भर्ती में रेस्ट करने की वैसे थोड़ी कोई भर्ती कर अभी मिल गया इनको, कुछ क्या खराब है? नहीं, पर ऐसे कैसे भर्ती कर लेगा? अस्पताल तो सरकारी है। सब कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ होता है। भर्ती ऐसे ही है, यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं। जेल तो जेल ही होते हैं, आप जानते, चाहे उसमें गरीब हो चाहे पैसे वाले हो। और वहाँ भी ये VIP ग्रेड कोटे में ही रहते हैं। ये जो VIP होता ना, जो आप ऐसे चले जाता कोई जेल के अंदर, तो VIP ही जेल सुविधाएं मिलती है। तो जैसा भक्तों में तो समय फैला है कि बहुत गंभीर हालत है और अस्पताल में। और ये झूठी है।
ये पुलिस वाले साफ साफ बता रहे हैं कि आसाराम जो जुगाड़ से अस्पताल में भर्ती हुए हैं और आसाराम के बीमार होने में कोई हकीकत नहीं है। लेकिन क्या आसाराम इतने स्वस्थ हैं कि वो अस्पताल में मुंह अंधेरे उठकर दंड बैठक पेल सके? इसका जवाब भी हमें फौरन से पेशतर मिल गया। हम देखते हैं बाबा ये दंड बैठक लगाते हैं, खूब अपन पे नहीं लगती, दंड बैठक लगाते हैं, ये घंटे सिर टेक के वो सिर शासन करते हैं, वो करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं बाबा। अपन से थोड़ी होती है, टिप्स लगा सकते हैं अपन 50-50 बाबा लगाता है। खाना घर से आ ही रहे हैं, वो खबर है खाना वाना भी नहीं खा रहे हैं। नहीं खाना खा रहे हैं, 3 टाइम आ रहा है। वो छोरा है अमित यादव, वो आराम से खाना पीना ला रहा है। जाहिर है आसाराम को अस्पताल में कोई कमी नहीं है। उसके चेले लगातार उसकी सेवा में लगे हुए हैं। वो आसाराम के एक इशारे पर उसे वो हर चीज मुहैया करा रहे हैं जिसके आसाराम को तलब हो। और अपनी सेवा कराने के लिए आसाराम ने अपने कुछ भक्तों को भी अस्पताल में ही भर्ती करा रखा है। तो अभी और लोग भर्ती हैं, कुछ और भर्ती भी 2 खड़ा तो साथ मिलते होंगे उनसे, दूर से ही कोई चेहरा देख सकते दर्शन। ऐसा कुछ नहीं है तो किसी को इसको पहचान है और किसी को जबरदस्ती छुट्टी दिला के किसी को भगा नहीं सकती। हॉस्पिटल है। अच्छा मेरे को भर्ती करा दीजिए, एक दिन के लिए शाम को चला जाऊंगा। इसके बाद बातचीत का रुख आसाराम को अस्पताल में हासिल सुख सुविधाओं की तरफ मुड़ गया। ठीक ही है तो फिर इलाज क्या होगा उनका? आराम से बैठे हैं, इधर आराम, सब सुविधा है, सब सुविधा है, आराम है, खाना आता है घर से खा लेते हैं, गेट जैसी दिक्कतें नहीं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे एक आदमी संस्करण होते हैं ना, शरीर की मालिश वगैरह पूरे टेंशन नहीं है, सब कुछ नहीं। सरकारी अस्पताल है कि कैसे भर्ती कर लेगा? कोई बीमार नहीं, जब मैं ठीक ठाक हूँ, मैं बोलूँ डॉक्टर साहब मेरे को भर्ती कर ले, क्यों कर लेगा? जेल के आदमी को तो अगर कोई जेल में है तो वैसे भी नहीं करेगा ना। होते हैं अभी तक गरीबों को कोई नहीं करता, पैसे और कहीं भी भर्ती हो सकते हैं। साफ इशारा है कि आसाराम अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर प्रशासन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो अपने लिए सुख सुविधाएं हासिल कर रहे हैं और इसी प्लान के तहत वो जेल से अस्पताल पहुंचे हैं। आसाराम के इशारे पर आसाराम के चेले अस्पताल में जब चाहें भर्ती हो सकते हैं, आसाराम से मिलकर बातचीत कर सकते हैं और ये सब बाकायदा इंडिया न्यूज आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। आगे और सनसनीखेज गवाहियां होंगी, खुद डॉक्टर बोलेंगे, खुद आसाराम के वकील आसाराम की फर्जी बीमारी का राज खोलेंगे। आप बस देखते रहिए ऑपरेशन महापाखंड। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। अब सुनिए उस पुलिस अफसर की जबान आशाराम का हाल, जिसकी सीधे जिम्मेदारी आसाराम को अस्पताल में कैद में रखने की है। यह उसी की जिम्मेदारी है कि आशाराम का बाल भी बाका ना हो, लेकिन ये भी उसी की जिम्मेदारी है कि आशाराम अपनी कथित बीमारी का इलाज कर जल्द से जल्द वापस जेल पहुंचे। लेकिन आशाराम की बीमारी कितनी गंभीर है, जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की तो क्या कुछ खुलासे हुए, अब ये सुनिए। इंडिया न्यूज की पड़ताल लगातार जारी थी। हम आसाराम के हर झूठ का पर्दाफाश कर देना चाहते थे। अब इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मिले करवट थाने के इंचार्ज से। जी हां, ये वो थाना है जिस थाने के पुलिसकर्मी आसाराम की हिफाजत में अस्पताल में दिन रात ड्यूटी बजा रहे हैं। अब इस थाने के सबसे बड़े अफसर से ज्यादा आसाराम की हालत के बारे में कौन बता सकता था। लिहाजा कान खोलकर सुनिए आसाराम कितने बीमार हैं।
इलाज होना चाह रहे हैं। मस्त है, बिल्कुल ज्यादा खराब है? नहीं, कोई खराब नहीं। ऐसे एडमिट हुए तो भक्तों में तो बहुत घबराहट है। ना थोड़ा आराम मिलता है जी, जेल में बिजी रहते हैं, इजी रहते हैं, खान पान भी ठीक रहता है, छोटी मोटी आयुर्वेदिक मालिश वालिश से राहत ही मिलती है, कोई नुकसान होता नहीं। ऐसे सीरियस ना कहेगी दंड बैठक देखते हैं 50 सुबह उठ के 4 बजे उठ के 50 दंड बैठ लगाते हैं। फर्स्ट क्लास A1 मैं कहता हूँ रात को 9 बजे मिलते हैं। सुना आपने, थानेदार कह रहे हैं कि आसाराम बीमारी ठीक कराने नहीं बल्कि आराम हासिल करने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये वही पुलिस अफसर हैं जो रोज रात आसाराम से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मिलते हैं और हालात की समीक्षा करते हैं। लेकिन आसाराम कितने बीमार हैं ये बात इन्होंने दो टूक साफ कर दी। खाना खा रहे बराबर 2 टाइम दलिया खिचड़ी फ्रूट लाता है, मम्मी छोरा है वाला वो लेके आता है, 2 टाइम टिफिन आता है, रात को मच्छरदानी ला के देती, घूमते हैं अंदर, सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे वर्जिश करते हैं इस उम्र में भी। सुना आपने करवड़ थाने के थानेदार जेस चौधरी का यह बयान। इस उम्र में भी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो भी कैसे सकती है? जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पी रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, भरपूर आराम कर रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टरों से मालिश करवा रहे हैं, वो अलग। लेकिन थानेदार का बयान अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आप जो सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। जेल से अच्छे हैं, जेल से अच्छे हैं। यहाँ क्या तो खुला है, जेल बंदिश रहती है, खान पान भी तक नहीं बैठ पाता है, दुनिया भर की वहाँ से मतलब वहाँ अगर 20% आराम था तो यहाँ 80% आराम है। खाना वाना भी अच्छा होगा, अच्छा आता है दोनों टाइम। हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए करता है। और खाना मतलब वो खा रहे हैं अच्छे, ऐसा कुछ नहीं? ना कुछ नहीं करते, बिल्कुल करते मतलब एक ही है कि थोड़ा सा 5-7 दिन ये मालिश वालिश होगी, थोड़ा इजी रहूंगा, विदाउट टेंशन रहूंगा, खान पान भी आराम के लिहाज से आए हैं, तो बीमारी आराम के लिहाज से। थानेदार का ये बयान किसी को भी चौंका सकता है। थानेदार से बात कर साफ हो गया कि क्यों आसाराम बीमारी का राग अलापते अलापते अस्पताल आ पहुंचे। थानेदार की माने तो जेल से अस्पताल आसाराम आराम फरमाने आए हैं। खाना घर से आ रहा है, जब मन करता है उठते हैं, जब मन करता है सोते हैं, और बीमारी कुछ है नहीं। गवाह अभी खत्म नहीं हुए हैं, पाखंड के हर रात से उठेगा पर्दा। आप देखते रहें ऑपरेशन महापाखंड। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। रवि, ये 2 नए गवाह क्या प्रूव करते हैं? देखिए, इनका सभी गवाहों का जो कहना है साफ तौर पर वो ये है कि वो पूरी तरह से आराम लेने के लिए यहाँ पर भर्ती हुए हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये सभी सरकारी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अफसर हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, और उसके बावजूद देखिए अगर इनके बयानों पर आप जाएंगे तो लगभग अब तक करीब 6 गवाह अलग अलग तौर पर यह बात कर चुके हैं कि वो 50 दिन बैठक लगाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि बिना इंटेंशन के, बिना इस जानकारी के कि कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहा है, वो लगातार बैठकों की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, एकदम फिट होने की बात करते हैं। फिट शब्द का इस्तेमाल इस पूरे स्टिंग में कितनी बार हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि असल में हकीकत है क्या इस बीमारी की। दीपक जी और रवि, मुझे एक बात बताइए, आप बिल्कुल बताएंगे। आप लोगों को क्या आसाराम से कोई निजी दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आसाराम दुनिया के सबसे बड़े माफिया और अपराधी हैं कि अगर वो अस्पताल में गए हैं तो उसको जो है टेलीविजन पर, राष्ट्रीय टेलीविजन, देश का 4था नंबर के टेलीविजन पर, देश और विदेश में हम 2 घंटे इस प्रकार से कर रहे हैं। एक से एक देश नेता, एक से एक अपराधी जो है हॉस्पिटल, अस्पताल में जाकर के, कितना अस्पताल कहते हैं वो, कहां जेलों में करते हैं। और अभी तक देखिए, मैं आया था कि भैया मेरा आसाराम जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब एक पत्रकार के नाते रवि, मैं तुम्हारे इस समूचे स्टिंग को खारिज करता हूं, क्योंकि इससे अभी तक यह स्थापित नहीं हुआ है कि आसाराम बीमार है या नहीं है।
कोई सरकारी पुलिस अफसर है या कोई वहां लैब टेक्नीशियन है, वो सत हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं है कि उसकी बात को मैं स्वीकार कर लूं। तो आपकी बात क्यों स्वीकार कर ली जाए? 100% आपकी बात क्यों स्वीकार कर ली जाए? पत्रकारिता के मापदंड का मैं जवाब दे दूं आप पर पीड़ा उत्पीड़न के, आप पर पीड़ा उत्पीड़न के दोनों मैं जवाब दे दूं। दीपक जी सुनिए। अरे अखिलेश तिवारी जी, एक मिनट मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर दुकान चलाता हो, पाखंड करता हो, वो मेरे लिए संत नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करता हो और फिर बचने के लिए हजार झूठ बोलता हो, वो मेरे लिए संत नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जी हाँ, ये मेरा विचार है, जी हाँ, ये मेरा विचार है और मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, अवधेश जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बात जवाब का जवाब सुनिए। दंड बैठक लगाना अपराध, पूरी न्यूज मैंने सुनी है, इसमें यही कवर कर रहे हैं कि दंड बैठक लगाना अपराध है। दीपक चौरसिया मुख्य संपादक हैं। दीपक चौरसिया इस देश के एक बड़े व्यक्तित्व हैं। उनको एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप व्यक्तिगत किसी के प्रति अगर आपका कुछ है, आप न मानिए, लेकिन दूसरे अगर मानते हैं तो आप ये विचार नहीं थोप सकते हैं। महेंद्र चावला जैसे कुंठित लोग जिनकी बापू ने गलतियों के कारण पिटाई चलने दीजिए, बहुत बढ़िया, चलने दीजिए। जब हम कसाब को बिरयानी दे सकते हैं, हर फ्राइडे को नॉनवेज सर्व होता है, उसको तो नहीं मीडिया उछालता है, क्यों नहीं उठाता है? उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, कन्विक्शन होने के बाद भी कसाब को बिरयानी पेश होती है, मीडिया चुप रहता है। और अगर 12 केले दिए जाते हैं बापू को, तो उसको नॉनवेज सर्व होता है, उसको तो नहीं मीडिया उछालता है, क्यों नहीं उठाता है? उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, कन्विक्शन होने के बाद भी कसाब को बिरयानी पेश होती है, मीडिया चुप रहता है। और अगर 12 केले दिए जाते हैं बापू को, तो उसको उछाला जाता है। बापू ने कभी पूरी जिंदगी में एक बादाम कटोरी नहीं खाए होंगे। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, ये बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कोमल, लेकिन एंटी टॉक्स है, डॉक्टर यहाँ से चले गए। अफीम का एंटी टॉक्स अगर कोई पैदा हुआ है तो वो सिर्फ केला है। अगर आपको अफीम की लत है और अगर आपको अफीम की लत छुड़वानी है तो सिर्फ आप केला खा सकते हैं। बापू जी की ब्लड में इम्प्योरिटीज क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि वो वाइप आउट हो जाता है। वाइप आउट हो गए तो बापू जी 6 महीने के अंदर है, तो क्यों नहीं उन्हें अफीम की लत के कारण कोई गिरे पड़े हैं? पपीता खाए तो पपीता राम, लात मारे तो लाता राम, लात मारे तो लाता राम। बेटा जो है, बेटा यौन शोषण करे दो लड़कियों का, वो बहुत अच्छा। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। गेरुआ वस्त्र और सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई साधु या संत नहीं बन जाता। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु या संत नहीं बन जाता। नफरत करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। नहीं बनता है, ऐसी वो कोई भी गलत कार्य नहीं करने से बनता है। कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल साहब ने एक बात कही थी कुछ आतंकवादी पकड़ने पे कि मेरा बेटा उनका फ्री केस लड़ेगा। ये उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के लिए क्यों नहीं बोला? मतलब साधु संतों के लिए कोई नहीं बोल सकता। अगर आतंकवादी इस देश के अंदर पकड़े जाते हैं तो वो बोल सकते हैं इस बात के लिए। मैं अवधेश जी की बात का जवाब देता हूँ। अवधेश जी की बात, अवधेश जी ने ये कहा कि भाई कोई भी टेक्नीशियन बोलता है तो हम उसकी बात को सच कैसे मान ले? अरे जब टेक्नीशियन लिख के देता है कि इसको बीपी है या इसको शुगर है, तब तो आप उसको एडमिट कर लेते हो। और जब वो वर्बली ये कहता है कि वो बिल्कुल फिट है, फिर आप उसको टेक्नीशियन के रिपोर्ट के आधार पर हमसे कोर्ट पूछेगा, हम बताएंगे, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, हम बताएंगे। अवधेश जी, डाइवर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्ट आप कर रहे हैं। आप एक पाखंडी का समर्थन करते हैं, एक ऐसा आदमी जो धर्म को बेचता है उसका समर्थन करते हैं, एक ऐसा आदमी जो समाज में कुरीतियों का समर्थन करता है उसका आप समर्थन कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो एक बेहद ही गंदे इल्जाम के अंदर फंसा हुआ है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं हुई है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ इल्जाम लगे हैं, इल्जाम लगने के बाद आरोपी नहीं बोल सकते हैं। अभी आरोपी ही बोल रहे हैं, प्रूफ नहीं हुए, आरोपी ही बोलेंगे, उसके बाद तो सजा याफ्ता मुजरिम बोलेंगे, उसके बाद सजा याफ्ता। और अवधेश जी, आप सिर्फ अपनी जिद के कारण पत्रकारिता के उन तमाम मूल्यों का हास कर रहे हैं जिसके लिए हम आपको कभी खड़ा मानते थे। चूंकि ये बात व्यक्तिगत हो गई है, इसलिए मैं इस स्तर तक यहाँ पर आया हूँ और मैं इसका कारण आपको बताता हूँ कि आपको ये लगता है कि तमाम मीडिया चैनल आशाराम बापू को जानबूझकर उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया, लेकिन उन्होंने जो ड्रामा किया, लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला, जो कोर्ट के सामने नाटक किया, उनके बेटे ने लुका छुपी का नाटक किया,
स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से उसने लुका छुपा किया नाटक किया। पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी बोला था इसी चैनल आपके चैनल पे भी बोला आप 58 दिन तक, और उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी की ये जोड़ी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार है या राजा सत्यवादी, तो ये अधिकार आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, ये आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और हमको जो लगता है बेहतर पत्रकारिता में वो हम करते रहेंगे, वो हम करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को घटा दिया है, अगर आपको लगता है कि हमने पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को घटा दिया है तो आप ये मान सकते हैं, लेकिन हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स इस बात का फैसला कर देंगे साफ साफ कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। मेरा मत है अवधेश जी हमारी जवाबदेही जनता को है, हमारे व्यूअर के प्रति है, आपको लेकर नहीं है। आपसे इजाजत आगे भी नहीं लेंगे, आपसे आगे भी इजाजत नहीं ली जाएगी स्टिंग करने की। हम सच दिखाना चाहते हैं, हम सच की पत्रकारिता करते हैं। 10 अफसर सरकारी लोग हैं, अगर वो खुलकर इस बात को कह रहे हैं और सामने चेहरा उनका दिख रहा है, कुछ धुंधला नहीं है, कुछ फुटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, आप चैलेंज कर सकते हैं इसको, अदालत में जाकर चैलेंज कर लीजिए। लेकिन आपके खारिज कर देने से, लेकिन आपके खारिज कर देने से क्या होता है? चैलेंज नहीं कर रहा, आप किस विरोध को खारिज कर रहे हैं? एक सवाल स्वामी पहले रवि आप ये बताइए। हाँ बताइए अखिलेश तिवारी। रवि जी पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। रवि जी सुनिए, रवि जी आप ये बताइए, जब आप किसी का भक्त बन के किसी का अगर हाल चाल पूछेंगे तो निश्चित तौर से भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है, कोई भी व्यक्ति हो वो निश्चित तौर से शुभ ही बोलेगा। जब आप उनका भक्त बन करके आपने ये कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं कि बापूजी का ये हो गया, अमुक 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 हो गया, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, आध्यात्मिक राष्ट्र है, वो कभी भी वो शुभ ही शुभ बोलेगा, नहीं नहीं नो प्रॉब्लम सब ठीक है, सब ठीक है। आपकी जो ये कवरेज हुई है संपूर्ण रूप से आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये सब गलत ही है, ये सब पाखंडी है। एक वो संत है, निश्चित तौर से अपने भक्तों को कभी भी हो ये गलत संदेश नहीं देना चाहेंगे। जांच होने दीजिए, मेडिकल के आधार पर उनको अस्पताल भेजा गया है। निश्चित तौर से एक 75 साल का बुजुर्ग अगर स्वास्थ्य लाभ ले रहा है तो उसके ऊपर इस प्रकार का प्रश्न उठा करके संत का अपमान न करें, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा। अच्छा तिवारी जी एक बात पूछूं? जी, आप आसाराम से कितनी बार मिले? दीपक जी वो प्रश्न नहीं है। नहीं आप बताइए ना। अरे ये बताइए कितनी बार मिले हैं, कितनी बार उनका प्रवचन सुना है, कितनी बार आप उनके उसमें आए हैं, कितनी बार आपने उनको नजदीक से देखा है? क्यों आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि वो एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण नहीं कर सकते? क्यों आप लैब टेक्नीशियन को गलत ठहराते हैं? इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना, दुनिया बिना कारण के चलती नहीं है। ये तो परमात्मा तक ने कहा है, सनातन धर्म कहता है ये। नहीं दीपक जी आप भी चैनल पर किसी को चरित्र को आप भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ये विषय हम तथ्य रख सकते हैं सामने, ये हमारा अधिकार है। जल्द आने वाला हम तथ्य रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ये विषय अदालत में है बंधु, ये अदालत से प्रमाणित होने दीजिए। अदालत ही तो नहीं जा रहे हैं, वो अदालत जा कहा रहे हैं, गुनाह किया फिर भी नहीं जा रहे हैं। मिलेगा ही। यही तो बात है कि उस लड़की का बयान न दर्ज हो, इसके लिए वो तमाम चालें चल रहे हैं। आपको पता है कि केस लंबा खिंचता रहे, उनको बेल मिल जाए, फिर सालों तक केस चलता रहे और इस केस पर कभी फैसला ही ना हो। यही वो चाहते हैं। आपको पता है अखिलेश तिवारी जी, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। दीपक जी आपने ही चैनल में दिखाया था, दीपक जी आपने ही चैनल में दिखाया था कि आसाराम बापू टूट चुके हैं, शारीरिक रूप से जर्जर हो गए हैं। यही इंडिया न्यूज का न्यूज था। आज आप कैसे बदल गए हैं? ये तो आपके चैनल पर बार बार दिखाया गया कि बापू बेहद ही आपने ध्यान से नहीं देखा अखिलेश जी, आपने बीच में टीवी म्यूट कर दिया हुआ है, दूसरा चैनल लगा लिया हुआ, ये भी दिखाया था। नाबालिग के साथ यौन शोषण करना पाप है, बिल्कुल पाप है। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, आयुर्वेदिक जो झूठ बोलना पाप है। किसी के साथ भी पाप है, जघन्य अपराध है। नाबालिग क्या, किसी के साथ भी। कोमल आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना का समर्थन करते हैं। अच्छा
मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तब हम अवधेश जी से पूछेंगे कि क्यों ये बन गए श्री श्री आशाराम के एकाएक चेले। आशाराम के महापाखंड का खुलासा खुफिया कैमरे पर पुलिस वालों ने किया, डॉक्टरों ने किया। आशाराम के पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए इतनी गवाही कम नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज की टीम ने सच उस वकील से भी जाना जो अदालत में आशाराम केस की पैरवी करता है। सच उस गार्ड ने भी बोला जो आशाराम के आसपास ही रहता है। सच की तलाश में हमारी मुलाकात जोधपुर पुलिस के कांस्टेबल हरकेश से हुई। ये वही पुलिस वाला था जिसकी ड्यूटी आसाराम के वार्ड में लगी है। ये रात को आसाराम के साथ वाले पलंग पर सोता है। हरकेश ने हमें बातचीत में जो कुछ बताया उसने वाकई हैरान, जिसकी ड्यूटी आसाराम के वार्ड में लगी है। ये रात को आसाराम के साथ वाले पलंग पर सोता है। हरकेश ने हमें बातचीत में जो कुछ बताया उसने वाकई हैरान कर दिया। आसाराम अस्पताल में एकदम तंदुरुस्त हैं और खूब सेहत बना रहे हैं। इतनी ज्यादा तबीयत खराब है उनकी तो एकदम एडमिट हैं और नहीं ऐसा कुछ कैसा है? बाबू बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। खाना वाना अच्छे से खाते हैं? हाँ खूब खाते हैं, बाहर से आता है खाना खाने। कोई बोल रहा था कि एकदम भूख नहीं लगती, एक आध केला खाते हैं मुश्किल से। नहीं ये तो सब मेरे वाले वैसे ही बना। दवा के खा रहे हैं? हाँ। क्या क्या खाते हैं? फल फ्रूट खाते हैं, दलिया, दूध, फल फ्रूट ज्यादा खाते हैं। तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा ही खाते होंगे? हाँ दलिया थोड़ा ही खाते हैं, दलिया दूध दिन में 3-4 बार फल फ्रूट खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट दूध पीते हैं। ड्राई फ्रूट में क्या खाते हैं? ये बादाम है। तो खाना क्या ये जेल वाला ही खा रहे हैं कि नहीं खुद का पर्सनल बाहर से? अच्छा बाहर से आता है? हाँ कोर्ट के आदेश से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके भक्त लेके आते हैं? हाँ। दलिया वगैरह लाते हैं, कुछ और भी खाने का बढ़िया माल भी लाते हैं? नहीं वही दलिया ही लाते हैं, दलिया दूध और फल फ्रूट लाते हैं। वो आपको कसरत भी करते हैं मैंने सुना? कसरत तो नहीं करते। तबीयत तो खराब ही है ना, नींद नहीं आई रात को? नहीं खूब सोते हैं। अखबार में लिखा हुआ था ये तो सब मीडिया वाले वैसे बनाते हैं, ये अंदर कोई जाने नहीं देते मीडिया वाला, क्या पता क्या कर रहा है। वैसे लिख देते हैं बाबू 4 बजे जगह और बाबू जगता है 5 बजे। अच्छा फिर उसके बाद वह नित्यकर्म करता है, योगा करता है। योगा करता है? इसमें लिखता है दंड बैठक लगाते हैं, सुबह दंड बैठक लगाते है। तो मजे में लेकिन देखो अभी भी है ना, मजे ही हो गया। जैसे दूसरे मुल्जिमों के साथ होता है नहीं, जेल में भी अलग पर्सनल रूम है, स्पेशल ट्रीटमेंट होता है बाबा? अलग ही रूम दे रखा है इसको एक जेल में भी? हाँ। अच्छा 2 सेवादार दे रखे हैं, वहीं पास में सेवा करते हैं इसकी। अच्छा इसके पास ही रहते हैं जेल में। कोई कैदी वैदी नहीं रहता कोई और? नहीं इसका पर्सनल रूम है, अलग रूम है? अलग। तो उसमें पंखा वंखा टीवी सब सुविधा है? सब सुविधा। मदेना रहता है उस रूम में। अच्छा उसी रूम में ये। अच्छा तो उसको बापू को एसी उसी दे रखा है क्या? एसी तो नहीं दे रखा। एसी नहीं। सुना आपने कैसे आसाराम अस्पताल में मौज काट रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट छक छक कर खा रहे हैं। हालांकि हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की मुलाकात आसाराम के वकील जगमाल सिंह चौधरी से हुई। आसाराम के इस वकील ने भी खुलासा किया कि आसाराम एकदम मस्त हैं। ऋषिकेश से आए हैं। हाँ। जो बात करेंगे 2 बजे के बाद।
बापू की बेल क्यों नहीं? बेल करा लो, कभी गुरु जी की बात करेंगे। इसमें नहीं, और एक राम जेठमलानी की बहस कर गए थे, हाईकोर्ट से खारिज करा गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया इलाज चल रहा है। खबर तो है कि बहुत बुरी तरह क्रिटिकल है वैसा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सुनिए उस शख्स की जुबानी जो आसाराम के इलाज के लिए डॉक्टर के साथ रहता है। जी हां, अस्पताल का कंपाउंडर बता रहा है कि आसाराम बिल्कुल टंच हैं। लोगों के बीच में खबर ये है कि बहुत ही सीरियस हैं और इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या सच है आप ये बताइए। अच्छी कोई बात नहीं, अच्छे जो बेहद सीरियस होता है ना, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है, वो इमरजेंसी में भेजना पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं, आराम नॉर्थ में खाती रहे अच्छे। आसाराम पाखंड के जरिए अब तक अपने भक्तों को बेवकूफ बनाते आए थे, मगर इस बार आसाराम काफी आगे निकल गए। कोर्ट, पुलिस, भक्त, अस्पताल सबको गच्चा दे डाला, मगर इस बार आसाराम का खेल उन्हें महंगा पड़ने वाला है। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की तहकीकात में सामने आया है कि आशाराम कहने को अस्पताल में भर्ती हैं, मगर अस्पताल में उनके लाइजनर्स बेरोक-टोक उनसे मिलने जा सकते हैं। अस्पताल में रहते हुए आशाराम के गुर्गे उनसे आसानी से मिल लेते हैं और ऐसी ही मीटिंग्स में होती है आशाराम को जेल से रिहा कराने की जोड़ जुगाड़ पर बातचीत। देखिए, ये वही आसाराम हैं जो अदालत से बाहर निकलते तो वकीलों का कंधा पकड़कर और जेल अधिकारियों के सामने गंभीर बीमारी का रोना रोकर अस्पताल में भर्ती हो गए। मगर देखिए आसाराम अस्पताल में कितने मस्त हैं और अस्पताल में इनसे मिलने कोई भी आ सकता है। मिलने वाला कौन है, इसकी भी वानगी देखिए। मैं छोटा भाई हूँ। इधर क्या मैं जोधपुर ही रहता हूँ। अच्छा। मैंने कई बार आपको बोला भी था, आप एक बार आराम से तसल्ली से बात कर लो, फिर जेल में भी आप उनको बोलोगे नहीं जब तक हम लोग वापस बाहर निकालने का कुछ प्रोसेस कर नहीं सकेंगे। आप अभी मतलब भाई से बात किया, दिल्ली का अच्छा। तो आनंद पुरी भी अपना कजन था, रिश्तेदार था, जो सरकारी अधिवक्ता थे ना पहले। अच्छा हाँ। तो ये आप तक जानकारी पहुँची नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी थी। तो हम लोग एक बार डिस्कशन हो गया था। छोटा वाला भाई तो मेरा लाइफ पता है आपका, योगेश, जो किशोर जी का काम भी करता था, जानेंगे किशोर जी। सुना आपने कैसे आसाराम लाइजनर से मिलकर बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि आसाराम कहने को बीमारी का बहाना बनाए हुए हैं और अस्पताल में होते हुए भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ये साजिश है, आप समझ गए। 200%। इससे ज्यादा तो क्या कहें। तब आपका सब सिस्टम गलत था, मैं बता दूं आपको। आपके जो भी काम नहीं, आप सुनो, मेरी चैन गलत है। थोड़ी बात सुनो। तो जयेंद्र सरस्वती की मदद में मैं उतरा, फिर दूसरे संतों पर जहाँ मैं उतरा, तो अब मेरे को बनाया टारगेट। अब वो टारगेट बनाया, मेरे जो भक्त हैं बेचारे बोले मारे, सीधी बात। मीडिया ने खूब उछाला, उसके कारण मैं फंसा हुआ। अब हम लोग पर्ची भेजेंगे जेल में मिलने की ऑफिशियली आपसे। राकेश मोहन जो जेलर है तो बोलेगा प्रदीप जी और ये चेतन जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अब उनको बोलना मिले। नहीं, अब फिर हम लोग बात करेंगे, फिर जल्दी से बाहर लेंगे हम। नहीं, अब जेल में नहीं भेजेंगे तो नहीं से कर देंगे। 10,000 करोड़ में क्या 100 करोड़ दे दो, 10,000 करोड़ का जहाँ भी साइन कराना है करा दो, और 100 करोड़ में दे देता हूँ शिशु गया, मेरे को नहीं। सच तो ये है कि आसाराम खुद के बुने जाल में फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि अब वकीलों की फौज को भी बाहर निकालने का रास्ता नहीं सूझ रहा। जोधपुर से ललित सिंह और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने आशाराम क्या कह रहे हैं। आशाराम बापू, राष्ट्र संत आशाराम बापू। अवधेश कुमार जी, कोई प्रतिक्रिया आपकी?
नहीं, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हम लोग तो केवल आज ये स्थापित कर रहे हैं कि भाई वो बीमार न होते हुए उन्होंने बहाना बना के जो है और कोर्ट को धोखा दिया है। इस समय बाकी पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक कहना यह है कि केवल इतना ही है कि आपने हमको समर्थक साबित कर दिया। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं उनका समर्थक न था, न हूं, न रहूंगा, लेकिन मुझे एक पत्रकार के नाते तटस्थ बात रखनी है। वो बैठे हुए कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ कहाँ है, हमसे साइन करा लो 100 करोड़ पर ही कहीं से, हमको तो फंसाया गया है बेचारे को। उसमें स्टिंग में भी वो अपने को दोषी नहीं मान रहा है जो आदमी, लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मुझे इतना ही कहना है दीपक जी, और मैं हाथ जोड़ के आपसे और रवि शर्मा जी से भी कहता हूं कि अब इस विषय को न्यायालय पर छोड़ दिया जाए। न्यायालय जो फैसला दे हम लोग स्वीकार करें। आपने दिखा दिया, कल इस पर मुझे लगता है कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो अस्वस्थ हैं तो वो जेल में जाएंगे, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ये इतना बड़ा विषय, राष्ट्रीय विषय नहीं है जिस पर कि इंडिया न्यूज जैसे देश के चौथे चैनल को इतना समय, इतना धन, इतना संसाधन और हम सबको बैठा करके इस पर बहस कराना चाहिए था। और दीपक चौरसिया के भी स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं है ये। अवधेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन ये भी कहना होगा कि पत्रकारिता में खबर होती क्या है? खबर वो होती है जो मास से संबंध रखती है। अगर मैं नीलम जी की बात ही मान लूं तो 4 करोड़ बोले गए हैं, 4 करोड़ लोगों से सीधा वास्ता है। और इसके अलावा कोमल जी माफ कीजिएगा, और इसके अलावा हमारे लाखों करोड़ों वो दर्शक जो बार बार इस खबर को देखना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो इस वीडियो में भी अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, तो इस वीडियो के अलावा भी हमारे पास कुछ और जानकारी है, कुछ और ऐसी रिकॉर्डिंग भी है जो समय के अभाव से नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन उसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हर आरोपी अपने आप को यही बताता है कि मुझे फंसाया गया। बहरहाल उन सब बातों में नहीं जाते, लेकिन हम कितने तटस्थ हैं, हमारी पत्रकारिता कितनी तटस्थ है, ये बात साबित करती है कि हमने आसाराम का वो वाला पोर्शन भी दिखाया, हमने वो पोर्शन भी दिखाया जिसमें आसाराम खुद को बेगुनाह कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हम किस तटस्थता के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि आपने उस पक्ष को दिखाया है। कल ही दीपक जी मेरे से एक प्रश्न विदेश में दुबई से किसी ने फेसबुक पर पूछा कि क्या अवधेश जी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि दीपक चौरसिया एक ईमानदार पत्रकार है? आप हमारा फेसबुक खोल के देख लीजिए, और इंडिया न्यूज तटस्थ चैनल है। मैंने कहा हाँ, इतना ही उत्तर दिया। तो जब मैं ये बात आत्मविश्वास के साथ कहता हूं तो मेरा यह अधिकार भी बनता है कि अगर मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो मैं उसको रोकूं। मैं, देखो, तुम एक क्राइम रिपोर्टर हो, मैं तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर रहा हूं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, दोनों में अंतर समझो। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, तुमने ईमानदारी से वो भी दिखाया, लेकिन इससे वो चीजें प्रूफ नहीं होती है जो हम सब लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रूफ नहीं होता, ये बताइए अवधेश जी, क्या प्रूफ नहीं होता? प्रूफ इससे अभी ये नहीं हो रहा है कि वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ होकर ही अंदर आया होगा। इससे ये भी प्रूफ नहीं हो रहा है कि वो आदमी वाकई पाखंडी और झूठा है जो कह रहा है कि हमारे पास 100 करोड़। ये तो प्रूफ हो रहा है कि उसने बीमारी का बहाना बनाया है और बीमारी का बहाना बनाकर वो चिकित्सालय गया है। ये प्रूफ हो रहा है कि इस समय वहाँ के लोगों के अनुसार वो बीमार नहीं है। तो संजय दत्त को पेरोल पे छुट्टी मिलती है, इसको तो मीडिया नहीं उछालता है। 24 घंटे पहले अब से अदालत में तारीख थी, इतना सुनिए 24 घंटे पहले तारीख थी अदालत में, और इनकी तरफ से कहा गया, वकील की तरफ से, कि वो अस्वस्थ हैं, नहीं आ सकते। दो में से किसी एक बात पर टिकी आप? मैं नहीं, आज ये इस स्टिंग से इतना साबित है कि इस समय डॉक्टरों के अनुसार, ये ध्यान रखो, वहां जो लोग हैं उनके अनुसार वो बीमार नहीं है, इतना इससे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि वो बीमार रहे भी नहीं होंगे। हम ये कह भी नहीं रहे कि वो बीमार रहे भी नहीं होंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कल की तारीख की, जब उस नाबालिग लड़की को आना था, अपना बयान दर्ज कराना था। आसाराम ने बीमारी का बहाना बनाया और जानबूझकर उस बयान को दर्ज कराने से बचते रहे। साफ सी बात है कि वो किसी शातिर अपराधी की तरह इस केस को लंबे से लंबा खींचना चाहते हैं, गवाहों और बयानों को वो लेट करना चाहते हैं, बीमारी का हवाला देना चाहते हैं, कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते हैं, जो हर एक शातिर मुजरिम करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं संत मानूं क्या चक्रपाणी जी? आयुर्वेदिक दवाशाले में भी पुलिस डिटेंशन से बाहर नहीं है। आपने दिखाया कि गुर्गे मिल रहे हैं, सिर्फ एक बंदा मिलता हुआ दिखाया आपने अपनी रिपोर्ट में। क्यों नहीं गुर्गे दिखाए? 10 बंदे दिखाते ना बापूजी से मिलते हुए, सिर्फ एक बंदे को आपने शो किया अपनी रिपोर्ट में। बता दूं, आप ये क्यों नहीं दिखाते? 3 दिन पहले मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन बोलूंगा, कुछ नहीं बोल पाएंगे इसके बाद। सुनिए आप मेरी बात। अब से 2 दिन पहले अर्जुन नाम के, सुनिए आप सुन भी लीजिए ना, 19 साल आ रही है, आप सुनिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता है।
इनको क्यों नहीं 2 दिन पहले उसी अस्पताल से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। क्यों नहीं एक बार 2 दिन पहले उसी अस्पताल से गुजरात पुलिस एक शख्स को उठाकर ले गई है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम अर्जुन है, आसाराम बापू का पुराना भक्त है, एक पुराने मामले में वांटेड था, वहाँ पर भर्ती था। बोलिए, जितने लोगों पे हमले हुए उसका मास्टरमाइंड है। इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया जाएगा। और ये बात बता रहे हैं महेंद्र चावला बता रहे हैं, महेंद्र चावला बता रहे हैं कि जो एसिड हमले हुए हैं, लड़की की आयु 19 साल से बढ़ के आई है, जो उसकी माँ ने ही कराई है, मतलब उसके बाद हट जाना चाहिए बाबूजी पे। और जब बाबूजी पे पॉक्सो हट जाएगा तो ऐसे किसी भी रेप के एलिगेशन पर हम उन्हें अंदर नहीं रख सकते। तो उनके 5 महीने कौन लौटा कर देगा? आप मुझे सिर्फ एक बताइए। 7 महीने हो गए, आप गिन नहीं रही हैं। पूरे लॉ में आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रेप के एलिगेशन में प्री ट्रायल में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, 75 साल का कौन सा बुजुर्ग है जो अंदर होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई भी अंदर होगा, सिर्फ आसाराम बापू ही आप पहले ये बताइए 75 साल का कौन सा आदमी था जिसने रेप किया, 75 साल जिससे रेप का आरोप लगा? आप बताइए, पहले वो आदमी बताइए जिससे 75 साल के आदमी पे रेप का आरोप लगा हो। प्री ट्रायल में कोई भी अंदर नहीं होता है, पॉक्सो हटेगा तो बाबूजी बाहर। क्यों नहीं? क्यों आप पहले ये बताइए, दूसरा कोई आदमी बताइए जिसने 75 साल की एज में जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा हो। आप दूसरा हट जाएगा तो नहीं रख सकते ना आप अंदर। आप दूसरा कोई आदमी बताइए। प्रूफ्स गए हैं जिनमें उसकी एज आप चिल्लाते बहुत हो। 7 महीने लगे आपको, मत भूलिए। 7 महीने में एक कागज का टुकड़ा मिला आपको, ये सच है। चलो एक कागज का टुकड़ा ही मिला, हुआ तो सही ना। अगर पॉक्सो हट जाएगा तो नहीं रख सकते ना आप अंदर। आप दूसरा कोई आदमी बताइए। प्रूफ्स गए हैं जिनमें उसकी एज आप चिल्लाते बहुत हो। 7 महीने लगे आपको, मत भूलिए। 7 महीने में एक कागज का टुकड़ा मिला आपको, ये सच है। चलो एक कागज का टुकड़ा ही मिला, हुआ तो सही ना। अगर पॉक्सो हट जाएगा आप अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट कोमल, मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे आप? हो नहीं हो, सिर्फ मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगी? चल रही हो उसमें कोई भी कोमल, पूरे इंडिया के लॉ पैनल कोमल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बापू कहते हैं कि शांत रहना चाहिए, बापू कहते हैं शांत रहना चाहिए, लेकिन अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। यह भी मेरे बापू सत्संग में कहते हैं और मैंने सुना है। अच्छा, आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए अन्याय किया उन्होंने और जेल के अंदर पड़े। अन्याय करा है नहीं करा हम बैठ के बेचारे जेल के अंदर पड़े हुए हैं, डिसाइड करने के लिए। हाँ, जजेस ने तो प्रथम दृष्टया मान लिया, उन्होंने चार्जशीट में एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने रेप किया है। मुझे एक बात बताइए, लड़की आपके स्कूल में पढ़ती थी? मेरा कोई स्कूल ही नहीं है। मतलब आपके बापू के स्कूल में पढ़ती थी? छिंदवाड़ा में जो गुरुकुल है, लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी। गुरुकुल है वो स्कूल है, स्कूल और गुरुकुल एक ही होता है, मैं अंग्रेजी में जहाँ पर क्या कहते हैं हॉस्टल भी उसे गुरुकुल भी कहा जाता है। उसका सर्टिफिकेट क्या कहता है? लड़की बालिक है कि नाबालिग? उसका सर्टिफिकेट जो भी कहता है, मैं बोलती हूँ कि उसके सर्टिफिकेट को क्यों नहीं मानती हैं आप? आपको LIC के सर्टिफिकेट को ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ती है? जहाँ पर उसने नर्सरी तो करी, फिर जहाँ पर उसने KG किया, आप उसके तो फिर मतलब आप गलत तथ्यों के आधार पर अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं? आप गलत तथ्यों के आधार पर अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं? तो आप अपने गुरुकुल के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आप अपने तो है शरद चंद्र वही उसी छिंदवाड़ा के उसी गुरुकुल को चलाता है, वो आरोपी है इस मामले में। बताइए गलत डेट ऑफ बर्थ ये बता दीजिए। अरे मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ 1 साल मेरे उस पर ज्यादा लिखी हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ इसके लिए। मेरे पासपोर्ट पर कुछ और लिखा हुआ है, मेरी लीगल बर्थ सर्टिफिकेट और है। अब मेरे घर पे जाकर उसको चेक करा ले। मेरी 1 साल से मेरी ज्यादा लिखा हुआ है। अब ये किसकी मिस्टेक हुई है? मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता किसने मिस्टेक करी है। डेट ऑफ बर्थ में भिन्नता है, हुई है जिससे भी हुई है। मेरे घर में LIC के प्रूफ को नहीं बनवा के रखे नहीं आया हूँ। विद्यापीठ के प्रूफ को नहीं दिखाया जाता है। दीपक जी, बापूजी केले खाते हैं तो वो एंटी अफीम हो जाता है। अरे केले तो प्रेगनेंसी होने के लिए भी 10 बार एक लेडी को एडवाइस किया जाता है। मेरे पापा भी फास्ट में 10 केले खाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अफीम लेते हैं। ये तो किसी की पर्सनल अपनी विश है कि वो केले खाए या फिर चाय पिए। एक मिनट, इनको पंचेड़ बूटी के बारे में कुछ बता दीजिए। पंचेड़ बूटी का ये है कि रतलाम के पास पंचेड़ नाम के गांव में इनका एक आश्रम है। वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है और अफीम अब सुनिए, उन्होंने पूछा है, सुन लीजिए ना। अरे केशवानंद जी महाराज सुन लीजिए ना। तथाकथित बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है। यहाँ पर टूटी रिपोर्टों से सच्चाई नहीं आती है। देश की जनता थक चुकी है न्यूज चैनल देख कर। वो चाहती है कि सच्चाई सामने आए। बापू केले खाएंगे तो अफीम एंटी हो जाएगा। तो ये कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर आप जानते थे और आपने जानबूझकर कुछ छुपाया सरकार से, ये कानून आपके ऊपर भी लागू होता है, बाबू आसाराम के ऊपर लागू होता है, तो आप इससे नहीं बच सकते। अच्छा, चक्रपाणी महाराज जी के बात करते हैं, बड़ी देर से खामोश है। चक्रपाणी जी महाराज कार्रवाई होनी चाहिए। चक्रपाणी जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से खामोश बैठे हैं। चक्रपाणी जी महाराज, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? बापू बिल्कुल सोना, कितना सोना है?
देखो ऐसा है दीपक जी, ये 2 घंटे तो मैं पक गया, मेरे सर में दर्द हो गया। इसमें कोई दम नहीं पूरे विषयों में, और देखने से कोई भी ऐसा नहीं लगा कि पंचेर बापू बुद्धि अपराधी है, खोज बापू लीजिए। गलत है। और आपने तो यार पका दिया, और मेरे साथ कितने लोगों के देश में दर्द हो गया होगा, ये कार्यक्रम देख के सर दर्द हो गया होगा। कुछ है नहीं इसमें, खोदा पहाड़ निकली चुहिया होता है। पंचेर बूटी ले लीजिए आप। निकला कुछ नहीं। कभी पंचेर बूटी आ जाती है, कभी अफीम आ जाती है, किसी में कोई रियलिटी नहीं रह गई। ये देश को ये समझ में आ रहा है। आपने बोला 2 गुर्गे मिलने जाते हैं, सिर्फ एक बंदा मिलता हुआ दिखाया, कोई दम नहीं है। और एक जेल में चला गया मिलके, एक जेल में चला गया। टेंशन में है वो। हाँ, जेल में गया कि नहीं वो, ये बताइए। गुरगा जेल में गया, गुरगा जेल में गया उनका, आपका कौन सा गुरगा? वही गुरगा जो मिलने गया था अस्पताल में। मुझे नहीं पता। आप ही कह रहे हैं पुलिस डिटेंशन में, आप ही कह रहे हैं पुलिस डिटेंशन में, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। अरे भाई आप ही कह रहे हो, आप ही कह रहे हैं पुलिस डिटेंशन में है वो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। बापूजी पुलिस डिटेंशन में है। देखिए जहाँ पर गुरगा भी पुलिस डिटेंशन में है, दवाशाला है, वहाँ पर भी बापूजी पूरी पुलिस डिटेंशन में है। अपने आराम से स्वीकृति से नहीं रह रहे हैं वहाँ पर। जब भी उन्हें क्या कहते हैं, नाबालिग लड़की के साथ यौनाचार करेंगे तो उसके बाद वो जेल में ही रहेंगे, उनको महल तो मिलेगा नहीं, महल तो मिलेगा नहीं उनको। वो बात सत्यता नहीं हो जाएगी, हम इस बात को मानना पड़ेगा। ऑपरेशन से अपने चक्रपाणी महाराज जी का गीत सुन लेते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका एक गीत हो जाए बिल्कुल कंक्लूडिंग में। जब तक आप गीत नहीं गाते हैं मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम का मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने तो बस इतना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। इसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ सुनाया दीपक जी को, इससे भी जो है इनके अंदर के जो विकार हैं वो साफ हो जाएं। बिल्कुल मेरे अंदर के विकार साफ होंगे। भूल हुई, अरे सुन लीजिए ना, जो ये सजा हम का मिली। चलिए एक मिनट मेरे ख्याल से हमको ऑडियो आप करना चाहिए चक्रपाणी महाराज का। होगा तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलो ये था हमारा बाय वन गेट वन ऑफर। चल देंगे राहें। चक्रपाणी महाराज जी मैं आपको यहीं रोकूंगा, माफ कीजिएगा वक्त हमारे पास कम है। अगले बुलेटिन की तरफ जाना है। फैसला आपका है कि आशाराम वाकई में एक संत है या महापाखंडी और ढोंगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।